Hello everyone, welcome to learning session. This is Jyoti and today we are going to discuss important questions on rural banking. As you know कि एग्जाम्स आ रहे हैं तो हम आपके लिए क्वेश्चन वीडियोस लेके आए हैं ताकि जो है आप इससे अच्छे से प्रिपेयर कर सके। तो जल्दी से हमारे जो कोर्स हैं फुल कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के लिए आप हमारा कोर्स जो है वो एनरोल कर सकते हैं। उस कोर्स को एनरोल करने के लिए यू हैव टू डाउनलोड IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन from the Google Play Store, and if you're an iOS user then download the My Institute app and use the organization code GEGKT। तो जो हमारा कोर्स है उसमें आपको फुल कॉन्सेप्चुअल जो है वीडियोस मिलने वाली हैं हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में, एंड मोक टेस्ट, मेगा मोक टेस्ट एंड EPDF नोट्स एज कॉम्प्लीमेंट्री एंड रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस। तो जल्दी से जो है हमारे कोर्स को एनरोल कर लीजिए। अगर हम ऑफर्स की बात करें तो इस टाइम बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग जो ऑफर्स हमारे चल रहे हैं, ऑल अदर जो हमारे पैक्स हैं उनके लिए आपको जो कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा दैट इज़ एग्जाम्स कूपन कोड यूज़ करके आपको 82% जो है फ्लैट ऑफ मिलने वाला है। तो डोंट मिस द चांस, जल्दी से हमारे जो कोर्सेज हैं उनको एनरोल कर लीजिए। जो हमारे क्रैश कोर्सेज हैं अगर आप उनको एनरोल करते हो तो उनके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा दैट इज़ वेबिनार कूपन कोड यूज़ करके भी आपको जो है 82% जो है ऑफ मिलने वाला है। तो जल्दी से हमारे कोर्सेज को एनरोल कर लीजिए। इतना एक्साइटिंग जो ऑफर्स हैं उन्हें मिस मत कीजिए। तो जल्दी से आप जो है कोर्सेज को एनरोल कर लीजिए। तो आप बात करने वाले हम क्वेश्चन वीडियो की। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, इनमें से कौन सा जो है रूरल क्रेडिट का इंस्टीट्यूशनल सोर्स है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम कि इंस्टीट्यूशनल सोर्स कौन सा है इनमें से। रीजनल रूरल बैंक, लैंडलॉर्ड्स या फिर ट्रेडर्स या फिर मनी लैंडर्स। ये सनी आइडिया क्या रहेगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या रहने वाला इसका आंसर। कि हमने क्वेश्चन क्या है यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल पूछा, क्या है इंस्टीट्यूशनल विच इज़ फॉर्मल। ठीक है, जो फॉर्मल हमारा सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है रूरल एरियाज़ के लिए, जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या है इनमें से? रीजनल रूरल बैंक्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, ट्रेडर्स हैं या मनी लेंडर्स हैं। यस, क्या रहेगा इसका आंसर? यस, इट्स रीजनल रूरल बैंक्स। क्या रहेगा इसका आंसर? रीजनल रूरल बैंक जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये क्या है हमारा इंस्टीट्यूशन है एक, ठीक है, जो कि रजिस्टर्ड है, जो रेगुलेट करी जाती है। ठीक है, जो बैंकिंग एक्ट है हमारा 1949 का, उस द्वारा जो है ये रेगुलेट करा जाते हैं बैंक्स। तो ये हमारा इंस्टीट्यूशनल सोर्स है। बाकी के सोर्स की अगर हम बात करें लैंडलॉर्ड्स की, ट्रेडर्स की, मनी लैंडर्स की, तो ये हमारे इनफॉर्मल सोर्स हैं। ठीक है, इनफॉर्मल क्या है कि इनके लिए कोई ऐसा हमें प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ता जो कि हमें बैंक्स के लिए करना पड़ता है। जहाँ रीजनल रूरल बैंक की अगर हम यहाँ पे बात करें, वहाँ से अगर हमें लोन चाहिए या क्रेडिट फैसिलिटीज़ चाहिए तो वहाँ पे एक प्रोसीजर रहता है जो हमें फॉलो करना होता है। जैसे एप्लीकेशन फिल करनी है, ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होते हैं, ठीक है, देन आपको जो है सैंक्शन करा जाता है अमाउंट। ठीक है, तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करी जाती है अमाउंट। तो ये एक प्रोसीजर रहता है रीजनल रूरल बैंक्स में। ठीक है, जो हम बोल सकते हैं फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल सोर्स हैं हमारे। ठीक है, चाहे वो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, कोई भी जो बैंक्स हैं हमारे। ठीक है, तो अगर हम लैंडलॉर्ड, ट्रेडर्स या मनी लेंडर्स की बात करें तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करा जाता। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे कि लोग जो है गांव में हैं तो वो इन लोगों को जानते होते हैं, या फिर ये लोग उन्हें अच्छे से जानते होते हैं कि किसको कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उन्हें लोन दे देते हैं। तो एक लंबा चौड़ा जो प्रोसीजर है वो नहीं रहता। बट ये क्या है, इनकी ये उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करते हैं। ठीक है, जो कि एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन है रूरल एरिया के लोगों का। ठीक है, तो उनको ये एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको उनकी नीड तो फुलफिल करते हैं, ठीक है, जिस टाइम उन्हें नीड है, बट उनसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करते हैं, जिसके बदले में क्या है फार्मर्स को कभी कभी अपनी लैंड भी सेल करनी पड़ जाती है। ठीक है, उसके बदले में अगर हम सिक्योरिटीज़ की बात करें तो ये सिक्योरिटी एज ए कोलेट्रल जो है सिक्योरिटी के तौर पे ये तो कुछ भी गोल्ड या फिर आप बोल सकते हो यूटेंसिल तक जो है वो गिरवी रख लेते हैं एज ए सिक्योरिटी जो है लैंडलॉर्ड, ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स जो है वो रख लेते हैं। ठीक है, ताकि अगर उनके पैसे वापस नहीं आते हैं तो वो किसी न किसी वे से वो पैसे वापस अपने निकलवा ही लेते हैं लोगों से। ठीक है, तो ये जो है एक तरह का उनका एक्सप्लॉयटेशन है रूरल एरिया के लोगों का। तो उनको अवेयर करवाना इस बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं हमें उनसे ही लोन लेना चाहिए, उनसे ही क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो हैं हमें जो नीड है जिन फैसिलिटीज़ की, हमें वो फैसिलिटीज़ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से ही लेनी चाहिए। क्लियर?
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डैश हेल्प इंटीग्रेट फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम इनटू रूरल सोसाइटी। इनमें से क्या है जिसने हेल्प करी है फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम को रूरल सोसाइटी में इंटीग्रेट करने के लिए। यस, जैसे हमने अभी ऊपर बात करी थी कि जो हमारे इनफॉर्मल सोर्सेज हैं, जैसे लैंडलॉर्ड है, ट्रेडर्स हैं, मनी लेंडर्स हैं, ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं रूरल एरिया के लोगों को, क्लियर। तो उस चीज़ से बचने के लिए कौन सी ऐसे आप बोल सकते हैं इसमें से इंस्टीट्यूट है या फिर ग्रुप है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने में, रूरल एरिया के सोसाइटी में या फिर लोगों तक पहुंचाने में हेल्प कर रहा है, क्लियर। तो हमने बात करी थी कि हमें जो हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं वहीं से लोन लेना चाहिए, वहीं से फैसिलिटीज़ लेनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर रहता है, ठीक है, और उस प्रोसीजर को जो है फॉलो करा जाता है, क्लियर। तो इसमें एज सच कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करा जाता है तो वो एक्स्ट्रा भी आपसे चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, वो सबके लिए सेम रहेगा। जैसे जो हमारे इंस्टीट्यूशनल वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। सेम इन द सेंस कि जो एक टारगेट ग्रुप है जो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेट करा गया वही रहेगा, ठीक है। बट इन केसेस में ऐसा नहीं होता, लैंडलॉर्ड, ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स के केसेस में ऐसा नहीं होता। वो अपनी मर्जी से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करते हैं, किसी से भी कितना भी, क्लियर। तो अगर हम बात करें इनमें से कौन सा ग्रुप जो है वो, जहाँ फिर आप बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, कौन से इंस्टीट्यूट जो है वो हेल्प कर रही है फॉर्मल क्रेडिट को इंटीग्रेट करने में रूरल सोसाइटीज़ में। ये सनी आइडिया क्या रहेगा इसका आंसर, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स। यस, क्या रहेगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या रहेगा इसका आंसर। यस, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। यस, इट्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। क्या रहेगा इसका आंसर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। देखो ये सारे के सारे क्या है, हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं। तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की कौन हेल्प कर रहा है किसमें, ताकि उसको सोसाइटी में, रूरल सोसाइटी में जो है वो फाइनेंशियल जो हमारी नीड्स हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो पहुंचाए जा सके, वो है हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो हम बात करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते क्या हैं, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की हमने कल भी बात करी थी, ठीक है। इसमें क्या होता है 10 to 20 जो हैं मेंबर्स रहते हैं, मोस्टली फीमेल जो है इसमें मेंबर रहती हैं, ठीक है। तो ये पहले क्या था कि जैसे हमने सेल्फ हेल्प बैंक लिंकेज प्रोग्राम की बात करी थी, ठीक है। तो यही वो है कि बैंक्स के साथ जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लिंक हो गए हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ बैंक्स जो हैं वो रीच नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लोग हैं वो रीच करते हैं। जैसे हमने यहाँ की बात करी थी कि जो हमारे इनफॉर्मल जो है हमारे सोर्सेज हैं, तो लोग इनके पास क्यों जाते हैं, क्योंकि वो उनको जानते होते हैं, इसलिए उनके पास जाके ना उनको पता है कि यहाँ पे कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर भी नहीं करना पड़ेगा, हमें जब नीड है हम उनसे जाके ले सकते हैं, ठीक है। बैंक ज़्यादा दूर पड़ जाते हैं तो वो जा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ये भी गाँव में खोले जाते हैं, ठीक है। उन्हीं लोकल एरियाज़ में जिन लोकल एरियाज़ को इनकी नीड है, ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटीज़ की नीड है, तो ये क्या करते हैं फॉर्मली उनको जो है लोन प्रोवाइड करते हैं और साथ में उनको जानते होते हैं, ठीक है। तो ये बैंक के लिए एज ए इंटरमीडिएटरी काम करते हैं कि उनको जो रिसोर्स मिल रहे हैं, जहाँ बोल सकते क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिल रही हैं लोगों को, वो फॉर्मल ही मिल रही हैं, ठीक है। बट किन लोगों से, जो जिन लोगों को वो जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे था कि अपनी मर्जी से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, बट ये ऐसा नहीं कर सकते। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो डिसाइडेड जो रहता है हमारे इंस्टीट्यूशंस का या फिर बैंक्स का, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करते हैं, क्लियर। तो ये क्या हो गया, एक सोर्स हो गया जहाँ बोल सकते इंटरमीडिएटरीज हो गए जो कि हेल्प करते हैं हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्स को सोसाइटी में, रूरल सोसाइटी में इंटीग्रेट करने में, क्लियर। होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्टेट whose population is less than 20 lakh have dash tier पंचायती राज सिस्टम। तो हमने कल बात करी थी पंचायती राज सिस्टम में जनरली कितने टायर्स होते हैं, जनरली 3 टायर्स होते हैं, ठीक है। 3 टायर्स जो है वो वर्क करते हैं। वो कौन कौन से टायर्स थे, यस हमने उनके बारे में बात करी थी। वो कौन कौन से टायर्स थे, सबसे पहले आता है ग्राम पंचायत, ठीक है, उसके ऊपर आता है पंचायत समिति, देन आता है जिला परिषद, ठीक है। ये 3 टायर्स वर्क करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि वो एरियाज जिनकी जो पॉपुलेशन है 20 लाख से कम है, वहाँ पे कितने टायर्स ऑफ पंचायती राज जो है, टीयर्स ऑफ पंचायती राज जो है वो वर्क करते हैं।
2 टीयर पंचायती राज सिस्टम, 3 टीयर पंचायती राज सिस्टम, या फिर 4 टीयर पंचायती राज सिस्टम, या फिर 1 टीयर पंचायती राज सिस्टम? यस, क्या रहेगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। यस, क्या रहेगा इसका आंसर? यस, इनमें से क्या आंसर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि उन एरियाज में कितने टीयर पंचायती राज सिस्टम वर्क करता है जिनकी जो पॉपुलेशन है वो 20 लाख से कम है। यस, एनी आइडिया क्या रहेगा इसका आंसर? यस, इट्स 2 टायर पंचायती राज। ठीक है, वहाँ पे देखो उनकी पॉपुलेशन जो है वो कम है, 20 लाख से कम है। ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ 2 टायर्स की ही नीड रहती है, 2 टीयर्स की भी ही नीड रहती है। फर्स्ट अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत आता है, ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत वर्क करती है, और इसके ऊपर जैसे हमारे 3 टायर में आता था, इसके ऊपर आता था पंचायत समिति आता था, बट यहाँ पे पंचायत समिति नहीं वर्क करता क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 टीयर वर्क करते हैं। फर्स्ट इज ग्राम पंचायत एंड देन आता है हमारा जिला परिषद। ठीक है, फिर कौन सा आता है? जिला परिषद। ठीक है, थर्ड यहाँ पे 2 ही टायर वर्क कर सकते हैं, वो वर्क करते हैं, वो कौन कौन से? ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? मनी लेंडर्स हैव एन एडवांटेजेस ओवर इंस्टीट्यूशनल सोर्स। ठीक है, हमने बात करी थी ऊपर कि जो हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, ठीक है, लोग उनके पास जो है वो कम जाते हैं, जहाँ फिर बोल सकते हो रूरल एरिया में आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो मनी लेंडर्स के पास ही जाते हैं, जहाँ फिर आप बोल सकते हो लैंडलॉर्ड्स के पास, ट्रेडर्स के पास ही जाते हैं, क्योंकि बैंक एक तो दूर पड़ता है, सपोज, ठीक है, दूर पड़ता है उनको, क्योंकि ऐसे एरियाज अभी भी हैं जहाँ पे बैंक्स ओपन नहीं हैं। ठीक है, तो और क्या एडवांटेजेस हैं उनके पास कि क्यों लोग जो हैं वो मनी लेंडर्स से ही लोन जो है वो लेना प्रेफर करते हैं हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्स से लेने के बजाय? ये सही आइडिया क्या रहेगा इसमें से आंसर? एक्सेसिबल टू फार्मर वेन एवर दे वॉन्ट, या फिर नॉलेज ऑफ द बोरर होती है उन्हें, या फिर हैव ऑलमोस्ट नो लेंथी फॉर्मेलिटी फॉर लैंडिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। यस, क्या रहेगा इसमें से आंसर? जल्दी से कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा क्योंकि बहुत ईजी है। क्या रहेगा इसका आंसर? यस, इट्स डी, ऑल ऑफ द अबव। क्या रहेगा इसका आंसर? ऑल ऑफ द अबव। क्यों ऑल ऑफ द अबव? क्यों? देखो मनी लेंडर हमने बात करी कि वही लोकल एरियाज के लोग होते हैं जो मनी लेंडर होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, इजीली एक्सेस कर सकते हैं फार्मर्स को। ठीक है, इजीली जो है फार्मर उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ वो फार्मर्स को एक्सेस कर सकते हैं, उनको पूरा नॉलेज होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि नॉलेज ऑफ द बोरर, उन्हें पूरी नॉलेज होती है कि किस बंदे के पास कितनी लैंड है, किसको कितनी क्रेडिट फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ उनको नॉलेज होती है उस पर्सन के बारे में पूरी की पूरी कि उसको कितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, या फिर कितनी उसकी लैंड है, कैसे वो इनपुट्स यूज़ कर रहा है। ठीक है, पूरी नॉलेज जो है बोरर के बारे में रहती है उन्हें। नेक्स्ट है हैव ऑलमोस्ट नो लेंथी फॉर्मेलिटीज़। ठीक है, छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ये नहीं कि बिल्कुल फॉर्मेलिटी नहीं होती है, ऐसे पैसे दे के भेज देते हैं उन्हें। ठीक है, वो होती हैं बट नो लेंथी फॉर्मेलिटीज़। ठीक है, कोई ऐसी लेंथी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती जैसे बैंक में होता है, एक दिन एप्लीकेशन लगवाओ, फिर ठीक है फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, देन आपको अप्रूवल मिलेगा, देन जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करे जाएंगे लोन के अमाउंट। ठीक है, तो ये जो लेंथी प्रोसीजर है यहाँ पे ऐसा कुछ लेंथी प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस हैं मनी लेंडर्स के पास, ताकि जिससे क्या है वो जो बोरोवर्स हैं उनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of these programs were initiated by the government of India for rural development? इनमें से कौन सा प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट ने रूरल डेवलपमेंट के लिए चलाया है? यस, एनी आइडिया क्या रहेगा इसका आंसर? कौन सा प्रोग्राम जो है चलाया गया था रूरल डेवलपमेंट के लिए? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जिसे मनरेगा भी कहते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, या फिर ऑल ऑफ द अबव। यस, क्या रहेगा इसमें से आंसर? यस, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर कि कौन सा प्रोग्राम है इनमें से जो कि चलाया गया था रूरल डेवलपमेंट के लिए? यस, एनी आइडिया क्या रहेगा इसका आंसर? यस, इट्स ऑल ऑफ द अबव। ठीक है,
ये सारे के सारे जो स्कीम्स हैं, सारे के सारे जो प्रोग्राम्स हैं, ये रूरल डेवलपमेंट के लिए ही चलाए गए थे। क्लियर? तो अगर हम बात करते हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की, तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है ये लॉन्च करा गया था 2011 में। कब करा गया था? ये करा गया था 2011 में लॉन्च करा गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा 2011 में जो है ये लॉन्च करा गया था। इसका मेन मोटिव क्या था कि मिनिमम जो है लोग अर्न कर सकें, मिनिमम वेज जो है वो अर्न कर सकें, उनको जॉब्स जो है प्रोवाइड करवाई जाएं, और इनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी जो है इस स्कीम के अंदर जो है खोले गए थे लोगों विलेजेस में, ताकि जो है उनको क्रेडिट फैसिलिटी भी जो है प्रोवाइड करवाई जा सके। क्लियर? उनकी जो क्रेडिट नीड्स हैं वो भी फुलफिल की जा सके। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा मनरेगा, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, गारंटी एक्ट। तो ये जैसे गारंटी वर्ड से ही सजेस्ट हो गया कि इसमें कुछ गारंटी दी जाती है। ठीक है, तो इस मनरेगा में क्या था कि 100 डेज गारंटी दी जा रही थी। ठीक है, 100 दिन रोजगार योजना। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? 100 दिन रोजगार योजना भी कहा जाता है, कि इसमें एटलीस्ट 100 डेज जो है वो गारंटी दी जा रही थी कि इतने दिन जो है लोगों को वर्क मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था कि 18+ होना चाहिए। ठीक है, जिस पर, और वो विलिंग टू डू वर्क होना चाहिए। ठीक है, 18+ विलिंग टू डू वर्क होना चाहिए। क्लियर? तो अगर इसमें 100 जॉब्स निकलती थी तो उसमें जो है 30 जॉब्स किसके लिए थी? वुमेन के लिए थे। ठीक है, इसमें जो 30% किसकी पार्टनरशिप जरूरी थी, जहाँ फिर आप बोल सकते हो इसमें वुमेन को भी 30% जो है वो कंट्रीब्यूशन वुमेन को भी दिया गया। ठीक है, कि वुमेन को भी जॉब्स उसमें प्रोवाइड करवाई गई। अगर 100 जॉब्स हैं उसमें 30 जॉब्स किसके लिए रिजर्व थी? वुमेन के लिए। क्लियर? तो ये जो हमारी स्कीम थी इसने भी हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाया। ठीक है, नेक्स्ट जो स्कीम है हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है ग्राम सड़क योजना, तो ये सड़क योजना ही थी। ठीक है, कि सड़क कंस्ट्रक्ट करी जाए। देखो सिंपल सी बात है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर रहेगा रूरल एरियाज का, तभी तो वो क्या है कनेक्ट कर पाएंगे अर्बन एरियाज के साथ जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, देखो एग्रीकल्चर में अगर वो प्रोडक्शन अच्छी हो रही है, उनकी बहुत अच्छी प्रोडक्शन हो रही है, इनपुट अच्छे हैं उनके पास, क्रेडिट फैसिलिटी भी सपोज उनको मिल गई, बट अगर वो इतनी प्रोडक्शन का वो खुद करेंगे क्या अगर वो उसको सेल नहीं कर पाएंगे? ठीक है, तो उसके लिए उन्हें सड़क चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, जगगुड बनाने के लिए जो स्कीम है चलाई गई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, इस योजना में क्या था? ये सारी की सारी गवर्नमेंट सेंट्रलाइज्ड स्कीम थी। ठीक है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो कंट्रीब्यूट कर रही थी 100%। ठीक है, तो इसमें जो फंड यूज़ किया जा रहा था वो कहाँ से यूज़ किया जा रहा था? जो डीजल सेस वो कलेक्ट करती थी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, वहाँ से जो फंड है यूज़ किया जा रहा था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए। क्लियर? तो होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? दैट इज द अपेक्स फंडिंग एजेंसी इन इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग रूरल क्रेडिट इज। रूरल क्रेडिट के लिए अपेक्स फंडिंग एजेंसी कौन सी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रीजनल रूरल बैंक्स, या फिर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज नबार्ड। ठीक है, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या रहेगा इसका आंसर? ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि आपने अगर इसको स्टडी करा है, रूरल बैंकिंग को, हमारे कोर्स को अगर आपने स्टडी करा है तो आपके लिए सबसे इजी क्वेश्चन रहेगा ये। यस, क्या है इसका आंसर? यस, इट्स सी, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो बैंक है ये एस्टैब्लिश ही इसीलिए करा गया था ताकि जो रूरल एरिया की क्रेडिट नीड्स हैं या फिर उस रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए ही इसे जो है इस्टेब्लिश करा गया था। जैसे कि नाम ही इसका सजेस्ट करा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसका जो मेन पर्पस है कि एग्रीकल्चर को डेवलप करना, साथ ही साथ जिससे कि रूरल बैंकिंग की डेवलपमेंट भी हो सके। तो रूरल बैंकिंग के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट्स लेके आती है, स्कीम्स लेके आती है, उसमें जो फाइनेंसिंग का आप बोल सकते हो फाइनेंस या रीफाइनेंस जो है वो नेशनल हमारा बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है वो उसमें हेल्प करती है। ठीक है, इसकी जो पार्टिसिपेशन है वो रहती है नबार्ड की, जो भी स्कीम्स जो है गवर्नमेंट लेके आती है रूरल डेवलपमेंट के लिए। जो हमारा रूरल डेवलपमेंट के लिए रीफाइनेंसिंग का काम भी जो है नेशनल बैंक फॉर
एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है वो करता है। आरबीआई से फाइनेंस लेके फर्दर जो हमारे आगे बैंक्स हैं, जैसे रीजनल रूरल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनको जो है फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम जो है नाबार्ड करता है। क्लियर? ये क्या है, लिंक बनाता है आरबीआई के साथ जो है अदर बैंक्स के साथ, ठीक है, ताकि जो नीड है हमें रूरल एरिया को डेवलप करने की, उनको जो उसके लिए क्रेडिट फैसिलिटीज़ चाहिए वो उन्हें टाइमली प्रोवाइड करवाई जा सके। क्लियर? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दैट इज डैश इज ए प्रॉमिस टू फार्मर दैट द गवर्नमेंट वुड बाय देयर प्रोड्यूस एट अ पर्टिकुलर प्राइस। तो वो प्राइस कौन सा है जिसमें क्या है कि उनको फार्मर्स को जो है वो प्रॉमिस करा गया है कि एटलीस्ट जो है मिनिमम इतना जो है प्राइस पे, इस प्राइस पे, वो उस प्राइस को क्या कहेंगे कि जिस प्राइस पे जो है गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि वो फार्मर से उनका प्रोड्यूस जो है वो परचेज करेगी। यस, उस प्राइस को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, या फिर बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, या फिर बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। यस, क्या रहेगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। यस, क्या रहेगा इसका आंसर, जो हम बोल रहे हैं कि प्रॉमिस करती है गवर्नमेंट फार्मर को कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे कि वो उसका प्रोड्यूस जो है वो परचेज करेगी। उस पर्टिकुलर प्राइस को क्या कहा जाता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, या फिर दोनों ही आंसर करेक्ट हैं, या फिर दोनों ही इनकरेक्ट हैं। यस यस, इट्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या कहा जाता है उसे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है कहा जाता है जिस प्राइस पे गवर्नमेंट जो है परचेज करती है फ्रॉम फार्मर्स प्रोड्यूस फ्रॉम द फार्मर। ठीक है, तो जो हमारा मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, ये तो आप सबको पता ही होगा कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या होता है, जो एक प्रोडक्ट पे छपा रहता है, एमआरपी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, कि उससे ज़्यादा जो है अमाउंट पे कोई भी जो है रिटेलर या कोई भी शॉपकीपर हमें सेल नहीं कर सकता, दैट इज एमआरपी। तो एमएसपी क्या है हमारा, कि वो प्राइस जो प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है कि जिसमें वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है फार्मर्स को। ठीक है, कि मिनिमम जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर वो नहीं बिक रहा है या जो भी है उसकी कंडीशंस, तो वो मिनिमम जो है इस प्राइस पे गवर्नमेंट जो है वो आपसे परचेज करेगी ही करेगी, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। नेक्स्ट इज ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू। ऑपरेशन फ्लड जो था वो किस से रिलेटेड है, मिल्क कॉर्पोरेटिव से, पल्सेस कॉर्पोरेटिव से, सीरियल कॉर्पोरेटिव से, नन ऑफ द अबव। यस, क्या रहेगा इसका आंसर, जो हमारा ऑपरेशन फ्लड था, ठीक है, वो किससे रिलेट करता है, मिल्क कॉपरेटिव से, पल्सेस कॉपरेटिव से, सीरियल कॉपरेटिव से, या नन ऑफ द अबव। यस, क्या रहेगा इसका आंसर, यस इट्स मिल्क कॉपरेटिव्स। ठीक है, किससे रिलेट करता था वो, मिल्क कॉपरेटिव से। ठीक है, ये 1970 में लॉन्च करा गया था, और इसको अगर हम बोले तो इसका एक और नाम दिया गया था, दैट इज व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड को क्या कहा जाता है, और व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन व्हाइट रेवोल्यूशन से रिलेट करके पूछ लिया जाए तो इट मीन्स वो भी किससे रिलेट कर रहा है, ऑपरेशन फ्लड से ही रिलेट कर रहा है। तो इसको जो लॉन्च करा गया था वो 1970 में लॉन्च करा गया था। क्लियर? अगर हम बात करें इससे पहले कि जो इंडिया था उसमें डेफिशिएंसी मानी जाती थी किसकी, मिल्क की, बट ये ऐसे जो है प्रोजेक्ट्स लाने के बाद जो है इंडिया, अब अगर हम बात करें आज, अब जो है इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया है मिल्क का। ठीक है, मिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया है अभी इंडिया। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म क्रेडिट इज रिक्वायर्ड फॉर। जो हम लॉन्ग टर्म क्रेडिट लेते हैं, या फिर रूरल एरिया के जो लोग हैं, रूरल पीपल जो क्रेडिट लेते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट, यहाँ बात हो रही है लॉन्ग टर्म क्रेडिट की। तो लॉन्ग टर्म जो क्रेडिट है वो किस पर्पस के लिए लिया जाता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसिंग जो करी जाती है, ठीक है, उसके लिए लिया जाता है, या फिर परचेज ऑफ इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा के लिए, या फिर फॉर परचेज ऑफ लैंड और ट्रैक्टर्स के लिए, या फिर नन ऑफ दीज। यस, क्या रहेगा इनमें से आंसर, इनमें से कौन सा आंसर जो है करेक्ट है, ठीक है, जिसके लिए लॉन्ग टर्म क्रेडिट जो है वो लिया जाता है। यस, जहाँ फिर हम बोलते हैं रिक्वायर्ड है लॉन्ग टर्म क्रेडिट की। यस, इनमें से क्या आंसर करेक्ट रहेगा, यस इट्स परचेज ऑफ लैंड एंड ट्रैक्टर, लैंड और ट्रैक्टर। ठीक है, देखो लॉन्ग टर्म फंड क्या है, जो हम
कोई एसेट एक्सपेंड, हम इसे बोल सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो हम लेते हैं, दैट इज लॉन्ग टर्म क्रेडिट, ठीक है। तो जिसमें हमें ज़्यादा पैसा चाहिए, ठीक है, और लंबे समय के लिए चाहिए, ठीक है, जहाँ फिर हम बोल सकते हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए हमें चाहिए, तो वो होता है जैसे कि परचेज ऑफ लैंड परचेज करनी है, उसके लिए ज़्यादा अमाउंट चाहिए, ठीक है, तो वो लंबे समय के लिए ही हम रीपेमेंट कर पाएंगे उसकी। जैसे ट्रैक्टर लेना है, स्मॉल फार्मर्स के लिए ट्रैक्टर की किस्तें भी देना, मतलब एक लॉन्ग टर्म है वो, उसको टाइम लगेगा रीपे करने के लिए, ठीक है। तो अगर ऐसी कंबाइन खरीदनी है, ऐसी कोई भी मशीनरी खरीदनी है जो कि यूज़ करनी है उन्हें एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, तो वो है हमारा लॉन्ग टर्म क्रेडिट। वहाँ पे हमें क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म क्रेडिट। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेंस की बात करें तो यहाँ पे हमें कौन सा चाहिए, मीडियम टर्म, ठीक है, कौन सा चाहिए, मीडियम टर्म लोन चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन करनी है फेंसेस की, मीन्स कि हमें बाउंड्री ही करनी है, ठीक है, तो उसके लिए जो हमें लोन चाहिए दैट इज मीडियम टर्म चाहिए। तो अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म लोन हमें किसके लिए चाहिए, लाइक हमें सीड्स खरीदने हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, ठीक है, उसके लिए हमें कौन से लोन चाहिए, दैट इज शॉर्ट टर्म लोन की रिक्वायरमेंट रहेगी। हमें कुछ पीरियड के लिए हमें वो लोन चाहिए रहेगा जिसमें हमें परचेज करने हैं सीड्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा, क्योंकि वो अमाउंट भी स्मॉल रहेगी, ठीक है। तो मीडियम टर्म किसके लिए चाहिए, फेंसिंग के लिए, शॉर्ट टर्म चाहिए हमारा सीड्स फर्टिलाइजर्स के लिए, एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट किसके लिए चाहिए, जैसे परचेज ऑफ लैंड, या फिर कोई भी एसेट हमें परचेज करना है, कोई मशीनरी परचेज करनी है, ठीक है, एसेट में मशीनरी आती है, मशीनरी भी आती है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अरेंज द मार्केटिंग प्रोसेस इन ऑर्डर, ठीक है, इस मार्केटिंग प्रोसेस को ऑर्डर में अरेंज करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं ग्रेडिंग द प्रोड्यूस एज पर क्वालिटी, गैदरिंग द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस एंड पैकिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑर्डर जो है वो करेक्ट रहेगा इसकी अरेंजमेंट के लिए, यस क्या रहेगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। यस क्या आंसर रहेगा कि अगर हमें इन्हें अरेंज करना है तो हम किस सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, यस क्या रहेगा इसका आंसर। देखो हमारे पास है क्या ऑप्शंस, देखो सबसे पहले तो हम गैदरिंग द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग ही करेंगे, ठीक है, हार्वेस्ट करने के बाद तो हम पहले प्रोडक्ट को गैदर ही करेंगे ना, इकट्ठा करेंगे प्रोडक्ट को, क्योंकि हार्वेस्ट हो चुकी है तो हम उसको पहले इकट्ठा करेंगे, ठीक है, गैदरिंग ऑफ द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग, ठीक है। देन आता है हमारा प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस, प्रोसेस करेंगे हम प्रोड्यूस को, ठीक है, प्रोसेसिंग जैसे कि सपोज धान है, ठीक है, उसको प्रोसेस करके निकालना होता है ना उसमें से, ठीक है, तो उसको राइस में कन्वर्ट करना होता है, वहाँ से निकाल के धान को राइस में निकालना होता है, ठीक है, तो वो प्रोसेसिंग हो गई एक तरह की, ठीक है। तो जैसे हम वीट का भी होता है तो प्लांट से उन्हें अलग करना होता है, जो वीट सीड्स होते हैं, ठीक है, उनको अलग करना होता है, दैट इज ऑल्सो प्रोसेसिंग प्रोडक्ट और प्रोड्यूस, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है ग्रेडिंग का, देन आता है हमारा ग्रेडिंग का, ग्रेडिंग प्रोड्यूस एज पर क्वालिटी, तो जो उनकी क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग हम ग्रेडिंग कर देते हैं, ठीक है। जैसे सपोज राइस है, राइस के एग्जाम्पल ली थी हमने, प्रोसेसिंग कर दी हमने उसकी, ठीक है, अब उसके बाद हमें पता चल गया कि कौन किस क्वालिटी का है, तो हम उसको ग्रेड कर देंगे, ये ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, जो भी उसकी ग्रेडिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग उन्हें ग्रेड कर दिया जाता है, क्लियर। देन आता है हमारा पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, फिर हम प्रोडक्ट्स को पैक करते हैं, उनकी ग्रेडिंग के हिसाब से उन्हें पैकिंग कर दी जाती है, क्लियर। तो इस अकॉर्डिंग हमारा क्या आंसर रहेगा, दैट इज बी, ठीक है, बी इज ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें क्या है, सबसे पहले आता है गैदरिंग द प्रोडक्ट, देन आता है प्रोसेसिंग द प्रोडक्ट, देन आता है ग्रेडिंग द प्रोडक्ट, देन आता है पैकेजिंग द प्रोडक्ट, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द रीजन फॉर द डिस्ट्रेस सेल इज, डिस्ट्रेस जो सेल है वो क्यों होती है, वो क्यों करी जाती है, क्या उसकी रीजंस हैं। फार्मर नीड कैश इमीडिएटली फॉर पेइंग डेट्स, हाई शॉर्टेज कॉस्ट, सॉरी स्टोरेज कॉस्ट, हाई स्टोरेज कॉस्ट है इसलिए, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, दैट्स वाई हमें सेल जो है डिस्ट्रेस करनी पड़ती है, मीन्स इमीडिएटली सेल कर देनी पड़ती है, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ दीज, ठीक है। क्या रहेगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या रहेगा इसका आंसर। यस इट्स ऑल ऑफ दीज, क्या रहेगा इसका आंसर, ऑल ऑफ दीज, क्लियर।
तो हमारे जो क्यों ऑल ऑफ द दीज है हमारा कि देखो सिंपल सी बात है, फार्मर उसे इसीलिए सेल करता है क्योंकि फार्मर को जो है वो पैसे चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि जैसे हमने बात करी वो लोन लेता है, लोन लिए होते हैं उसने, लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं उसके पास, शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, तो वो कोई भी तरह का लोन जो है उसके पास रहता है तो उसे इमीडिएटली उसने पे करना होता है। ठीक है, जैसे हमने कंडीशंस पढ़ी थी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का सबको पता होगा। तो बैंक क्या है, अगर हमारा फार्मर्स जो है क्रॉप सीजन के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद अगर पैसे नहीं लौटाते हैं, जहाँ फिर आप बोल सकते हो कोई मनी लेंडर्स की अगर हम बात ले लें, एग्जांपल ले लें, मनी लेंडर्स को अगर वो क्रॉप सीजन के बाद पैसा नहीं देते हैं तो वो उन पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ फिर उनकी लैंड ले लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से फार्मर्स को जो है वो इमीडिएटली जो है कैश चाहिए होता है ताकि वो जो है अपने डेट्स को पे ऑफ कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है हाई स्टोरेज कॉस्ट, जो स्टोर करने, क्योंकि इतने ज़्यादा स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है। ठीक है, ज़्यादा स्टोरेज फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से जो उनकी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। जहाँ पे भी स्टोरेज फैसिलिटीज़ है वहाँ पे स्टोर करने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो जो हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं वो कॉस्ट बेयर नहीं कर सकते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ पे स्टोर करना। ठीक है, नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। जैसे हमने भी बात करी कि हाई कॉस्ट क्यों है, क्योंकि लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी है। स्टोरेज फैसिलिटीज हमारे पास इतनी अवेलेबल नहीं है कि हर बंदा स्टोर करके रख सकता है फार्मर, ताकि उसे धीरे धीरे सेल किया जा सके। दैट्स वाई जो है हमारी डिस्ट्रेस सेल है। क्लियर, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि द मेन वर्कर आर दोज वर्कर हु वर्क फॉर एटलीस्ट डेज इन अ ईयर। इनमें से कितने एटलीस्ट, अगर हम बात करें कि साल में इनमें से मिनिमम कितने दिन अगर वो काम करता है तब जाके वो मेन वर्कर कहलाता है। यस एनी आइडिया क्या रहेगा इसका आंसर? यस, क्या रहेगा इसका आंसर कि कौन वो वर्कर है जो एटलीस्ट, मेन वर्कर हम किसे कहते हैं जो एटलीस्ट साल में इतने दिनों में से कितने दिन अगर काम करता है तब हम उसे जाके मेन वर्कर कहते हैं। यस एनी आइडिया क्या रहेगा इसका आंसर? यस, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। यस, इट्स 183। क्या रहेगा इसका आंसर? 183। क्या रहेगा? इट्स 183। जो 180 एटलीस्ट ईयर में मिनिमम आप बोल सकते हो 183 साल में वर्क करता है वो हमारा होता है मेन वर्कर। ठीक है, जो इससे कम काम करता है, ठीक है, आप बोल सकते हो 180 डेज जहाँ थोड़ा कम, ठीक है, वो मार्जिनल वर्कर्स होते हैं, और जो उससे कम काम करते हैं वो हमारे नॉन वर्कर्स होते हैं। ठीक है, तो 183 डेज जो है वर्क करते हैं, मिनिमम 183 डेज जो वर्क करते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? मेन वर्कर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन वर्कर्स कहते हैं। होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुए होंगे। तो जल्दी से हमारे जो कोर्स है उसको एनरोल कर लीजिए। उसको एनरोल करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, एंड इफ एन iOS यूजर देन यूज द ऑर्गेनाइजेशन कोड, then download the My Institute app and use recognition code GEGKT। तो जल्दी से इस कोर्स को जो है एनरोल कर लीजिए, क्योंकि हमने ऑफर्स की बात तो कही थी। एक बार मैं फिर से आपको ऑफर्स के बारे में बता दूं कि अगर आप कोई भी पैक्स, ऑल जो हमारे पैक्स हैं वो अवेलेबल हैं, और उन पे अगर आपको उनको एनरोल करना है तो उसके लिए आपको कूपन कोड जो यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ एग्जाम्स कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा, और फ्लैट 82% जो है वो आपको ऑफ मिल रहा है। तो जल्दी से इन कोर्सेज को एनरोल कर लीजिए, डोंट मिस द चांस। ठीक है, अगर हम बात करें क्रैश कोर्सेज की, तो क्रैश कोर्सेज को अगर आप एनरोल करते हो तो उसके लिए आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ वेबिनार कोड यूज़ करके जो है आप 82% ऑफ जो है उन कोर्सेज पे भी ले सकते हो। तो जल्दी से इन कोर्सेज को एनरोल कर लीजिए। इस जो आप बोल सकते हो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, क्योंकि एग्जाम्स आ चुके हैं। तो जल्दी से इन कोर्सेज को जो है आप एनरोल कर लीजिए। थैंक यू फॉर द डे।